गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया लेसन लेके आए हैं, इसलिए क्लास 9th वाले बच्चों को मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, मेरा नाम गीता मिस है और मैं तीनों क्लास में विज्ञान पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप सबने विज्ञान के पेपर किए हैं, अच्छे किए हैं, कुछ मिस्टेक्स की हैं, तो जब आप आओगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और याद रखना कि ये वाले मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं। और बच्चों, आपको एक विज्ञान की नोटबुक बनानी है जिसमें जून के 2 लेसन देते हैं, जो टेस्ट की पहला और 5वां। तो किताब के पीछे जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको विज्ञान की नोटबुक बनानी है। तीनों क्लास के लिए कह रही हूँ, 200 पेज की बनानी है। आपको वो दिखानी कहाँ पर है, मुझे व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर देना। किताब के पीछे के प्रश्न उत्तर, कौन सा लेसन, पहला और 5वां। अभी जुलाई के लेसन हम 2 पढ़ेंगे, 14वां और 8वां। ठीक है, तो जो आज हम नया लेसन सीखने जा रहे हैं उसका नाम है प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदा। अब शायद ये सब पहले भी बचपन में आप सीख चुके हो। आप जो भी चीजें देख रहे हो प्रकृति की ओर से, देखो भगवान ने आपको कितनी सारी चीजें दी है। नदी दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगल दिए हैं, इतना सारा पानी दिया है। और अगर पृथ्वी के गर्भ में जाओ तो सोना चांदी तांबा पीतल, इतने पेड़ पौधे, तो ये सब कहाँ से मिला है? हमने नहीं बनाए हैं, ये हमें प्रकृति ने दिया है। हाँ, कुछ चीजें हमने की है पैदा, पेड़ों को हमने पैदा किया है। ठीक है, जंगल पेड़ एक में से पहले, एक में से अनेक 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 ऐसे करके हमने पैदा किए हैं। बाकी नदी, पहाड़, झरने, ये सब तो प्राकृतिक संपत्ति है, ये सब खुद की खुद ही है। ठीक है, पर कई बार कुछ पेड़ हम उगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे पेड़ हैं जो बिना पानी के, कुछ भी करने के अलावा अपने आप उगा जाते हैं। ठीक है, तो आखिर इस लेसन में मैं आज कितने टॉपिक कवर करूंगी बच्चों? 3 टॉपिक। वो 3 टॉपिक हैं प्राकृतिक संपत्ति और जीवन के श्वास, वायु, और जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संपत्ति। तो पूछा जाता है कि प्राकृतिक संपत्ति यानी क्या? देखो, मैं आपको छोटा छोटा करके पढ़ा रही हूँ, किताब में भले थोड़ा बड़ा दिया गया होगा, लेकिन मैं स्मॉल स्मॉल करके शॉर्टकट में पॉइंट्स बना के दिखा रही हूँ, जैसे आपको भी याद पड़ जाए। जब भी आपको पढ़ने का मन करे, छोटा सा ये निकाल दो ट्रिक के साथ और जल्दी से सुनते जाओ और याद करो। ठीक है, तो प्राकृतिक संपत्ति का मतलब क्या कि ये जीवों के लिए अनुकूल स्थान है। कौन? प्राकृतिक संपत्ति। ठीक है, हमारे यहाँ जीवन है, लेकिन चंद्रमा पर देखो जीवन नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। वो आगे बताऊंगी, तो जल, वायु, हवा है। आप 1 मिनट की हवा के बिना जी पाओगे? आपको एक मैं रूम में बंद कर देती हूँ, तो ये क्या मैंने हवा खुद बनाई? नहीं, वो ओरिजिनली आई। कहाँ से? प्रकृति की ओर से। तो जल, वायु, मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, उचित तापमान, मतलब कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, भोजन, सूर्य प्रकाश, ये सब चीजें नेचुरल है, हमने पैदा नहीं की है, नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति की ओर से दी गई संपत्ति है। ऐसी चीज जो हम खुद नहीं बनाते, लेकिन कौन दे रहा है हमको? प्रकृति दे रही है। तो ऐसी संपत्ति को हम कहते हैं प्राकृतिक संपत्ति। तो प्राकृतिक संपत्ति कौन कौन सी है? जल, वायु, मृदा, सूर्य प्रकाश और तापमान, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपत्ति है। तो इन सभी की वजह से ही आज जीवन संभव है। समझो, आज मुझे बहुत, देखो मैंने फैन के बिना, तुम्हारे लिए हम फैन के बिना ये वीडियो शूट करते हैं ताकि आपको आवाज अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, तो इतनी गर्मी होती है। ठीक है, तो ये गर्मी होती है, तो ये गर्मी यानी क्या हो रहा है? तापमान, ये तापमान में कभी बढ़ोतरी होती है, कभी कमी होती है। तो इन सब की वजह से ही, और ये वायुमंडल सब मेंटेन करता है, तापमान को मेंटेन करता है। अगर हवा में ये वायुमंडल ही नहीं होता तो कुछ भी हमारा जीवन इधर संभव नहीं होता। तो इन सभी, इनकी उपस्थिति के कारण ही आज जीवन संभव है। आज अगर हवा नहीं होती तो मैं जी नहीं पाती। मैं खाली, मेरे को 2 घंटे एक रूम में बंद रख दो,
खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, रूम बंद कर दो और मुझे कहो कि बैठ जाओ उधर, तो क्या मैं बैठ पाऊँगी? नहीं बैठ पाऊँगी। क्यों नहीं बैठ पाऊँगी? हवा ही नहीं होगी। हवा चाहिए, पानी चाहिए, जैसे आपने सुना होगा ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन ज़रूरत में मेन क्या चाहिए? हवा और पानी, हवा और पानी और भोजन। ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें कौन देता है? हमें प्रकृति देती है। तो ऐसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संपत्ति। ठीक है, तो उसमें जैविक घटक भी आ जाते हैं और अजैविक घटक भी आ जाते हैं। जैविक घटक मतलब जो जीवित हैं, जैसे जीवित कौन है? पेड़ पौधे हैं, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों से ही तो अपन को खाना मिलता है। देखो आज जो भी आप सब्जी खा रहे हो, टमाटर खा रहे हो, आलू खा रहे हो, प्याज खा रहे हो, तो ये जैव संपत्ति है, जैविक घटक है। ठीक है, प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन कैसे घटक है? जैव घटक। और अजैविक घटक में जिसमें जान नहीं है, जैसे हवा है, पानी है और जंगल, हवा है, पानी है, नदियाँ हैं, झरने हैं, मिट्टी है, तो ये सब क्या कहलाता है? अजैव। तो जैव और अजैविक घटकों से मिलकर जो हमें संपत्ति मिल रही है, ऐसी संपत्ति को हम प्राकृतिक संपत्ति कहते हैं। और यही प्राकृतिक संपत्ति की वजह से ही आज हम जीवित हैं, वरना हम आज जीवित होते ही नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी मम्मी पर आप बहुत परेशान करते हो, तो आपको मम्मी कहती है कि आज ना मैं तेरे को दोपहर का खाना नहीं दूंगी, है ना, तो आपको मज़ा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि खाना मिलेगा ही नहीं, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी को ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, सोए सोए रहोगे। तो ठीक है, तो ये टॉपिक मैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी टॉपिक है जीवन की श्वास वायु। अब ये जो वायु है वो किसका मिश्रण है? वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और गैसों का मिश्रण है और जल वाष्प भी आएंगे। अलग अलग तरह की गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा आई हुई है वो है नाइट्रोजन गैस की। तो ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 78%। कितनी है बच्चों? 78%। ऑक्सीजन की 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। तो अन्य गैसें हैं, जलवाष्प है, इनकी मात्रा बहुत ही कम है। तो ये जो हमारा जो जीवन दिख रहा है, हम कौन सी गैस ले रहे हैं? जब मैं सांस ले रही हूँ तो कौन सी गैस जा रही है हमारे शरीर के भीतर? ऑक्सीजन गैस। तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और मैं जो खाना खाती हूँ, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है। तो कोशिकाओं में ग्लूकोज बना तो सही, लेकिन उसको तोड़ने में जो सहायक गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। हमने खाना खा लिया, लेकिन हमें खाना खाने के बाद जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन प्रदान करता है? ऑक्सीजन गैस। और ग्लूकोज को तोड़ने में जो सहायक गैस है वो है ऑक्सीजन गैस। तो इसलिए ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं। तो उसी तरह से देखो बच्चों, ये जो कोरोना फैल रहा है, तो उसमें भी आपके फेफड़ों में जाकर ये असर करता है वायरस। सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि वो फेफड़ों को बिल्कुल चौक कर देता है। तो आपको आर्टिफिशियल रूप से आपके शरीर में क्या दी जाती है? ऑक्सीजन दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ बच्चों, आपको ये चीज़ को मजाक मत समझना। हमें नहीं पता कि किसी से भी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ सावधानी बरतना, 2 गज की दूरी रखना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क लगाना, बार बार हाथ धोते रहो। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, ये बताना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आप बच्चे ध्यान नहीं रखते हो। इधर भी हमारे इधर स्कूल में आओ तो मास्क पहन के आओ। तो ऑक्सीजन गैस, आपको एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है? तो आप तो एक कहोगे कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस दी जाती है, और दूसरी
हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशों का बना हुआ है। और हम जो खाना ले रहे हैं वो किसके रूप में ले रहे हैं? खाना बनता है फिर ग्लूकोज के रूप में बनता है, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने में जो गैस सहायक है उस गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा की वजह से हमारा शरीर चलता है। और पता है बच्चों, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं? क्योंकि हमारा जो इधर है ना, इधर हेड पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन किसके साथ मिला होता है? ब्लड के साथ, ठीक है। तो ब्लड के साथ इधर तक नहीं पहुंच पाता है, तो थोड़े आप योगा किया करो, एक्सरसाइज किया करो, शीर्षासन किया करो, तो इससे आपका इधर तक लेवल, ऑक्सीजन का लेवल पहुंच जाए। सर्वांगासन किया करो, ठीक है बच्चों। बीच बीच में ऐसी मैं रोचक बातें बताती रहूंगी, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये वाला एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस जीवन के लिए जरूरी क्यों है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट है कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है। अब आप जानते हो कि वायुमंडल किसका बना हुआ है? हवा का आवरण। तो ये पूरा जो हवा का आवरण है, जो हवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो मुझे क्या हो रही है? महसूस हो रही है। देखो आज अगर मुझे हवा नहीं है तो कोई पत्ता हिलेगा नहीं, मेरा दुपट्टा उड़ेगा नहीं, कागज उड़ेगा नहीं, लेकिन हवा तेजी से बहेगी तो उड़ने लगेंगे। तो हम हवा को छू नहीं पाते, हवा को देख नहीं पाते, लेकिन हवा को महसूस कर पाते हैं। तो ये पूरा पृथ्वी के ऊपर जो वायु का आवरण आया हुआ है उसे ही हम कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। हवा के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम हवा के समुद्र में तैर रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और उसी वायुमंडल के बिना कोई जीवन संभव नहीं। ये पृथ्वी एक पूरा एक कंबल की तरह वायुमंडल आया हुआ है पृथ्वी के ऊपर। पूरा एक पृथ्वी है जहां पर वायुमंडल है, यहाँ पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में कौन सी गैसेस होती हैं? वही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस होती हैं। लेकिन आप कह रहे हो कितनी बार ऐसा भी होता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है लेकिन वहां पर वायुमंडल नहीं है। आखिर ये क्या करता है वायुमंडल? कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है। तो ये जो पृथ्वी का तापमान है उस पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, वो नियंत्रण करने का ये काम कौन करता है? ये वायुमंडल करता है। तो कई बार क्या बहुत सर्दी हो जाती है, कई बार बहुत गर्मी हो जाती है, तो उसको नियंत्रण में रखने का काम कौन करता है? वायुमंडल करता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के औसत तापमान को नियंत्रण करने वाला कौन है? वायुमंडल। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। हम कहाँ पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर। हम चांद पे भी अपना घर ले सकते हैं क्या? चांद पर सब कुछ है, हम अपना घर वहां पर नहीं ले सकते हैं, वहां पर जीवन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वहां पर बच्चों वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो मतलब इसका मतलब वहां पर क्या नहीं है जिसकी वजह से आज हम जीवित हैं? कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। वहां पर ऑक्सीजन गैस है ही नहीं। और वहां पर जो दोपहर का तापमान होता है वो 110 डिग्री। अब बच्चों देखो यहाँ का ही तापमान 42-45 हो जाता है तो आप कैसे परेशान हो जाते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, 48-50 हो जाता है तो कैसी गर्मी हो जाएगी आप खुद सोचो। तो चंद्रमा पर दोपहर के समय का जो तापमान होता है वो 110 डिग्री होता है और रात के समय का तापमान -190। आप सोचो तो सही, -190 क्या होता है? -190 का मतलब 0 डिग्री पे तो बर्फ बन जाती है, बराबर। अब उससे माइनस 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 यानी इतनी कम, यानी रात को इतनी ठंडी और दोपहर को इतनी गर्मी, तो क्या कोई जी पाएगा? और ऑक्सीजन होगी क्या? नहीं ना। तो फिर कैसे जीवन संभव है? तो एक पृथ्वी एक इकलौता ग्रह है, इतने सारे ग्रह है ना, 9 ग्रह, लेकिन कहाँ पर जीवन संभव है? पृथ्वी पर। तो क्यों जीवन संभव है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल आया हुआ है और वायुमंडल का क्या काम है? जो तापमान है उसको नियंत्रण करना, तापमान को नियंत्रण करना। और इसी वायुमंडल में सभी तरह की गैसेस आई हुई है जो हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन देखो आपको ऐसा लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन सी आवश्यक है, वो मैं आगे आपको कार्बन चक्र में बताऊंगी, ठीक है। जीवन पे जो भी चीजें हैं हमारे लिए जरूरी है, ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हम उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि
कि 9वीं की क्लास के बच्चों को आज का ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो इसलिए बच्चों पढ़ाई करते रहना और जितने भी मैं बना रही हूँ नोट्स उनको लिख लेना और होमवर्क ज़रूर करना, लेसन नंबर 1 और 5। ओके बच्चों, बाय बाय।